नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर इस जंग में शहीद सैनिकों के परिवारों ने अपने प्रियजनों की बहादुरी और समर्पण को याद किया है और 1999 के युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। दरअसल भारतीय सेना ने दुनिया के सामने अपने शौर्य और पराक्रम के कई प्रतीक स्थापित किए हैं। 1999 में जब पाकिस्तान की सेना चोरों की तरह भारत के कारगिल में घुस आई थी और दुर्गम चोटियों से हमले कर रही थी, तो डरने और भागने के बजाय इंडियन आर्मी ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। इस जंग में कई वीरों ने शहादत ली, लेकिन भारत मां पर कोई आंच नहीं आने दी। 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच मई से लेकर जुलाई तक चलने वाले युद्ध में भारत की जीत हुई और भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय भी सफल रहा। इसीलिए इस दिन को विजय दिवस भी कहा जाता है। वहीं इस युद्ध में कई वीर सपूतों ने अपने प्राण हंसते हंसते भारत की शान में न्योछावर कर दिए। आज का दिन देश के वीर सपूतों को याद करते हुए उनकी कुर्बानी को सम्मान देने का है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आप भी देश के जवानों को याद करते हुए ये मैसेज लोगों को भेज सकते हैं और स्टेटस भी लगा सकते हैं। वहीं एक वीरगति को प्राप्त लेफ्टिनेंट गौतम गुरंग की कहानी सुनिए। उनके पिता ब्रिगेडियर पीएस गुरुंग की जुबानी। आज कारगिल विजय दिवस है। 25 वर्ष हो गए। जुनून का दिन है, जज्बे का दिन है। विजय मना रहे हैं क्योंकि उस दिन हमने ऐसी विजय हासिल की, उस दौर में किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब लड़ाई चल रही थी तो लोगों को लग नहीं रहा था, लेकिन जब हमें विजय मिली तो हम उत्साहित थे, खुशी से झूम रहे थे। और 25 वर्ष हुए हैं। पूरा देश आज खुशियां मना रहा है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो 3 पीढ़ियों से फौज में सेवा दिया इन्होंने, और सबसे महत्वपूर्ण जो उनके बेटे थे, मैं थे इसलिए कह रहा हूं कि आज अगर हम यहां बैठे हैं तो ये कारगिल का जो वार चला, उस वार में वह बच्चा शहीद हुआ। 2 वर्ष का उनकी सेवा थी और उसके दौरान वह वीर गति को प्राप्त हुए। हम इस समय हैं ब्रिगेडियर पीएस गुरंग साहब के साथ, वाईएसएम है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये खुद जब वार किए तो वह भी यादगार है, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की वार इन्होंने झेली है। जो उनका सबसे नामी गिरामी मुशर्रफ जैसा आदमी था, उसका इन्होंने सामना किया है। सर, आपका स्वागत मैं क्या कहूँ, दिल से पूरे न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे लोगों में ऐसे समय में आप लोग हमें याद करते हैं। याद तो हर एक कोई करता है, पर इससे एक मैंने देखा है कि सालों में अपना थोड़ा बहुत बातचीत करता रहता हूँ, संवाद करता रहता हूँ प्रेस से। इससे एक ज़रूर फ़ायदा होता है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उन्हें इतिहास के बारे में, उन्हें ये सेक्रीफाइस के बारे में ज्ञात होता है और उससे उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि कोई आए, बात करे। हम तो अब कल चले जाएंगे, पर कम से कम जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो तो याद रखें, क्योंकि उन्होंने लड़ाई क्षेत्र नहीं देखा। उन्होंने आजकल के लोगों ने तो न लड़ाई के क्षेत्र देखा है, न उसके बारे में जानते हैं, पर कम से कम ऐसा जो अपना बलिदान देते हैं खुशी खुशी से देश के लिए, तो इससे थोड़ा बहुत उनको मोटिवेशन मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं बड़े खुश हूँ। गुरंग साहब, हम लोग तो आए थे
लेफ्टिनेंट गौतम गुरंग के विषय में जानकारी मिली थी, लेकिन जब मोहल्ले में आए तो आपके विषय में जब हमने जानकारी किसी से पता पूछा तो उन्होंने आपके साथ जो आपका काम है उसे भी जुड़ाया। सामाजिक स्तर पे भी आप बहुत सक्रिय हैं, बहुत काम करते हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन हम अभी बात करेंगे गौतम जी पे। आप उस समय बात में आपने बताया गोरखपुर में आप पोस्टेड थे। बेटा 2 वर्ष पहले ही कमीशन करके आया था। कहाँ पोस्टेड था, कैसे कारगिल पहुंचा, और ये जो शहीद का मेडल मिला उसे, वो कैसे हुआ? उस समय मैं गोरखपुर में पोस्टेड था, गोरखा रिक्रूटिंग डिपो, जो नेपाल से हमारे गोरखा पलटन के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। तो उस वहाँ का मैं कमांडेंट था। और उस समय बेटा 2 साल का सर्विस करके मेरठ में पोस्टेड था। और जब ये कारगिल युद्ध का शुरू हुआ तो उसी समय हमारी पलटन मूव हुई तंगधार सेक्टर में। मेरा बेटा भी मेरे ही पलटन का था, 34 GR गोरखा राइफल्स का। तो तंगधार सेक्टर में वो फर्स्ट पोस्टिंग उसकी वहाँ पे हुई, पलटन फील्ड में मूव हुआ। ये लाइन ऑफ कंट्रोल JNK में है। तो जब ये कारगिल में युद्ध शुरू हुआ तो पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट हो गया था। ये कारगिल युद्ध में नहीं कहते हैं इसको, पराक्रम में जोड़ा गया है, क्योंकि कारगिल युद्ध अलग से था। सर दौर तो वही था। दौर वही था। तो इस समय 30 जुलाई को मेरे को बेटे का फ़ोन आया कि पापा आज हमारे कंपनी के ऊपर हमला हुआ है और उसमें 3 बच्चे शहीद हुए हैं। तो मैंने बेटे को समझाया कि देखो बेटे, डरना मत, ये तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ये सोचना है कि वहाँ पे किसी को घुसने नहीं देना है, और तुम लोग डटे रहो वहाँ पे और भगवान तुम्हारा साथ देगा। तो ये 30 तारीख की घटना थी। और उस समय उसने जो मेरे को कॉल किया, बेसिकली क्या था कि एक जवान जो शहीद हुआ था वो नेपाल से था और उसके पिताश्री यहाँ देहरादून में NCC में पोस्टेड थे। तो उसने कहा पापा वो ज़रा उनके बारे में पता करके उनको जल्दी से जल्दी श्रीनगर भेज दीजिए जहाँ उनका लास्ट राइट्स होना है। तो ये मेरी बात उसकी 31 को जुलाई को हुआ था। और फिर मुझे खबर मिला 4 तारीख को शाम को कि बेटे को जब वहाँ पे फायरिंग और हमला हो रहा था तो एक जवान पोस्ट के बाहर जख्मी हुआ। तो बेटा खुद गया उसको लेने के लिए, उसको खींच रहा था। तो उसी समय फिर मिसाइल की फायरिंग आई और वो उसका एक स्प्लिंटर उसके हिप में लगा और पूरा वो फट गया। तो मुझे यही खबर आई कि उसको इवैक्यूएट कर दिया गया है और उसके उपचार चल रहा है, पर अब उनको शिफ्ट करेंगे तभी कुछ पता चलेगा। तो फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे करीब मुझे पहले तो खबर आया कि नहीं अभी उजाला हो रहा है और अभी तक थोड़ा नॉर्मल है वो बेटा और हम अभी उसको शिफ्ट कर रहे हैं। उतने में फिर उसके 15 मिनट बाद आया कि वो नहीं रहा। 2 चीजें हैं, एक तो बेटा बचाने में गया, किसी की जान बचाने में गया। दूसरी चीज, बेटा शायद फौज में नहीं जाना चाहता था, आप भी फौज में थे, आप तीसरी पीढ़ी थी आपकी कि आप फौज में थे। तो बेटे ने देखा कि मेरे फादर, ग्रैंडफादर, उनके फादर फौज में है, उससे सीख लेते हुए या वो आप लोगों की हमारी समझ से कहने से वो फौज में गया और इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये दुखद घटना आती है। तो आपको लगता है कि ये जो फैमिली का चला आ रहा था कि हमें फौज में जाना है और हमारा बच्चा भी जाए और बच्चा गया और उसके बाद ये हुई, तो कभी कभी कष्ट भी होता है? अब हम पेरेंट्स हैं, कष्ट क्यों नहीं होता है? कष्ट तो बहुत होता है। मैं भी और मेरी वाइफ को भी बहुत दुख लगा। पर फौज में हमारा रहन सहन और सोच विचार एकदम भिन्न है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, जब मैं बटालियन कमांड कर रहा था, ग्लेशियर में था और वहाँ पे एक हाई ऑल्टीट्यूड, हम लोग 18,000 से ऊपर ही थे उस समय। जब एक हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी ऑडिमा हैपो बोलते हैं उसको,
वो होता है, और दो प्रकार के होते हैं, एक तो लंग्स में होता है और दूसरा दिमाग में जब पानी भर जाता है। तो वैसे हालत में कई ऐसे जवान थे जो मेरे गोद में आकर के मरे हैं, क्योंकि रात को उतनी ऊंचाई में और जब गोलीबारी हो रही होती है तो हेलीकॉप्टर नहीं आता है, और उसका एक ही उपचार है कि उसको जल्द से जल्द नीचे वाले ऑल्टीट्यूड में लेके आएं। अब आ रहा है, अब हेलीकॉप्टर चल पड़ा है, ऐसे करके हम सांत्वना देते थे। तो एक वो घटना अब आम है कि भाई जैसे मैं बाप हूँ, उसके भी तो कई पेरेंट्स होंगे, एक उससे हमारा दिल मजबूत हो जाता है। और दूसरा, जब ये मैंने ऑपरेशन के बारे में बताया था कि मेरे 33 जवान शहीद हुए थे। अब ऑपरेशन के तुरंत बाद दशहरा था। दशहरा में अब गोरखों का दशहरा तो बहुत बड़ा होता है। अब उसमें बेसिकली जो कमांडिंग ऑफिसर होता है वो पूजा पाठ में रहता है। मैंने कहा नहीं, देखो 33 बच्चे हैं यहाँ पे। उस समय ये वापस ये जो मैं बात कर रहा हूँ 86 की है, ये 86-87 की। उस समय ऑर्डर्स नहीं थे कि बॉडी को वापस लाया जाए, वो तो बाद में वाजपेयी जी ने कराया था। तो अब 33 बच्चों का पूरा वो कार्रवाई करना है। मैंने अपने 2IC को बोला कि बेटे तू अब कर, इधर ये संभाल, पूजा पाठ वगैरह कर, क्योंकि अगर मैं पूजा पाठ से उधर जाऊं तो मैं क्या बोलते हैं, दूषित हो जाता हूं, या हिंदू रिवाज में ऐसे नहीं मानते हैं। मैंने कहा मैं ये काम करूंगा, ये मेरा पहला फर्ज है। तो 33 लोगों को हमने अग्नि दिया। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोगों को मजबूत बनाता है। गौतम गुरुंग साहब सेवा मेडल थे, सेना में मेडल थे, तो किस समय उन्हें सेना मेडल मिला? एक तो वहाँ पे उन लोगों ने कई बार उनके पोस्ट पे गोलाबारी हुई और हमला का भी कोशिश किया गया और इन लोगों ने नकारा। और दूसरा फिर ये इसने बेटे ने एक जो जवान जख्मी था जिसको बचाने के लिए उसको बचाने के लिए अपने पोस्ट से बाहर निकला, और उसी समय फिर फायर आया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ये ऐसा पोस्ट है पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल में जो डोमिनेट होता है। ऊपर से दुश्मन देख सकते हैं और एग्जैक्टली फायर कर सकते हैं। तो वही मिसाइल फायर आया जो उसका एक स्प्लिंटर इनको लगा। तो मेरे ख्याल से इसी शौर्यता के लिए उनको सेना में दिया। कई विषय है, अगर उनके विषय में बात की जाए तो हमारे समझ से पूरा दिन निकल जाएगा। पिता आप जैसे लोगों की जो फौज में रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी फौज में जाए, तो क्या कभी डर लगता है? क्योंकि आप भी लड़े हैं, अभी हम आपसे बात करेंगे, आप तो पाकिस्तान से लड़े हैं, तो क्या कभी डर नहीं लगता कि पाकिस्तान, चाइना जैसे धूर्त हमारे पड़ोसी हैं जो किसी भी तरह वार कर सकते, तो कभी डर लगता है सर? अब वैसे मनीष शाह ने तो बोला है कि भाई अगर किसी से पूछो कि वो मौत से डरता है या नहीं, तो उन्होंने ही कहा था कि भाई अगर कोई बोलता है कि मैं मौत से नहीं डरता हूँ तो वो झूठ बोल रहा है। अच्छा। या वो फिर गोरखा होगा। तो अब हमारा ऐसा है कि फौज में हमारा इस प्रकार का पूरा रवैया बन जाता है। हम लोग जब जिस दिन से अपना यूनिफॉर्म में कसम खा करके हम यूनिट में जाते हैं तो हमारा एक ही ध्येय होता है, परिवार है, परिवार की देखभाल गवर्नमेंट करती है, हम भी करते हैं, समय मिलता है साथ में रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पर हमारा एक ही ध्येय है, हमारे देश को बचाना। उसी के लिए हम ट्रेन करते हैं। बोलते हैं कि जितना खून आप ट्रेनिंग में बचाओगे, पसीना आप बहाओगे, उतना ही खून आप लड़ाई में बचाओगे। तो एक गोली एक दुश्मन साहब के नाम पे आप कई सामाजिक कार्य करते, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और लोग जब कोई शहीद हो जाता है या उसका जो पैसा आता है तो लोग अपने घर परिवार चलाने में खर्च करते हैं। आज आप समाज सेवा में खर्च कर रहे हैं, आप गरीबों के लिए खर्च कर रहे हैं, आप उन बच्चों का सहारा बन रहे हैं जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है,
उन्हें आप स्पोर्ट्स प्लेयर बना रहे हैं, किसी को आप अच्छे फुटबॉलर बना रहे हैं, किसी को बॉक्सर बना रहे हैं, ये प्रेरणा कहाँ से आई? अब ऐसा था कि जब हम यंगस्टर थे, जब शादी हुआ 72 में शादी हुआ, उस समय हम लोगों की तनख्वाह बहुत कम होती थी। जब मेरे को कमीशन मिला सिर्फ 400 रुपये मिलते थे। 400 रुपये में क्या गुजारा होता होगा। और जब मैं कैप्टन था, आईएमए में पोस्टेड था इंस्ट्रक्टर, उस समय 600-800 रुपये थे हमारी तनख्वाह। और बच्चे भी पैदा हो गए थे, अपना मेंटेन भी करना पड़ता था। तो इस हालत में जब बच्चे पढ़ लिख रहे थे, अब मेरा बेटा एक तो अच्छा किया या बुरा किया, उसका नाम हमने गौतम रखा। और उसका जितना भी आदतें थी वो गौतम की तरह थी, गौतम बुद्धा की तरह, या बिल्कुल दूसरों की मदद करना, किसी को कोई अपना दुख दर्द नहीं बताना। यहाँ तक कि एक बार वो साइकिल में जा रहा था, उसके जूते के नीचे मैंने देखा छेद हो रखा है। मैंने कहा बेटे जूता खरीद लेते हैं। बोला नहीं पापा चल तो रहा है, ऊपर से ठीक है, नीचे कौन देखता है। ऐसी थी भावना। तो अब जब वो कमीशन मिला और मैं गोरखपुर में था, और कमांडो कोर्स तो बड़ा टफ कोर्स होता है, 2-3 दोस्तों के साथ आया था गोरखपुर में। मैंने कहा बेटे ले कार लेके जा, अब तेरा तनख्वाह आया है, पैसे की कमी नहीं है, तेरा पैसा मुझे नहीं चाहिए, तू जो कुछ लेना है ले और ऐश करके आ जा। 2-3 दोस्तों के साथ वो काठमांडू गया, घूम घाम के 4-5 दिन के बाद जब आया तो उसने दिखाया, पापा मैं ये खरीद के लाया हूँ, ये खरीद के लाया हूँ, इसके लिए ये खरीदा, इसके लिए ये खरीदा। तो मैंने कहा बेटे आपने अपने लिए क्या लिया। मैं तो जाता रहूँगा, आप यहाँ पे हो। अरे वाह। तो अब कुछ ही दिन बाद वो चला गया। अब उसके जाने के बाद हमने कहा उसने जब अपना जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसका पैसा हम किस मुंह से खाएं। तो इसलिए हमने कहा कि उसका एक पैसा हम नहीं छुएंगे, और वो सब हमने लगा दिया। यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। सर आप अभी बात हो रही थी तो आपने बताया कि वह भी दौर था जब आप युद्ध क्षेत्र में थे, पाकिस्तान में की कमान बेनजीर के पास थी, और आपसे मुजफ्फर का सामना कैसे, ये वह कौन सा वाकया था? ऐसा है जैसे मैंने आपको वीर चक्र भी मिला, तो अब उस जो वह हम लोग किस्से पढ़ते हैं बाना सिंह, वो उसी दौर का है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि बेनज़ीर को अच्छा नहीं लगा, बेइज्जती हुई काफ़ी उनकी, पॉलिटिकल भी और वैसे भी। तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं हमें तो बदला लेना है। तो उन्होंने अपने जो बेस्ट कमांडर चुना, तो वो थे मुशर्रफ जी। वो अपनी ब्रिगेड को लेकर के और 2 उनके टॉप उनको रेंजर्स कहते हैं हमारे कमांडो जैसे, उनको लेकर के उन लोगों ने हमला करने की विचार किया। तो उसी समय फिर क्योंकि 8 जुलाई ने तो एक हमला किया हुआ था, और उनका वहाँ पे जाने का टाइम भी हो गया था, 3-4 महीने का ही तो होता है ग्लेशियर में, हाई ऑल्टीट्यूड में, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते, हो चुका था। तो उनको फिर थोड़ा सहयोग देने के लिए हमारी पलटन को बाई एयर, मैं तो छुट्टी में था यहाँ पे और दूसरे जगह था मैं, तो यहाँ पे मेरे को छुट्टी बुलाया गया, पलटन को हाँ पूरा लिया गया और हमको वहाँ पे डाला गया। तो मुकाबला वहाँ पे हुआ उनके साथ। वो लोग आमना सामना हुआ कभी मुशर्रफ से? नहीं, मुशर्रफ से आमना सामना नहीं हुआ, उनके फौज से। उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, पहले दिन हमला किया, हमने विफल किया। फिर दूसरे दिन दोबारा दूसरे नई बटालियन और 2 नया रेंजर्स कंपनी के साथ उन लोगों ने हमला किया, उसको भी हमने नकारा। उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। आपने किताबों में बहुत से किस्से कहानियां पढ़े होंगे, लेकिन ये हकीकत की जो ये कहानियां हैं, इससे बहुत सी सीख मिलती है। आज आदमी फौज में जाने से डरता है, फौजियों को देखता है, तरह तरह की बातें करता है, लेकिन आदमी ये नहीं सोचता वह फौजी अगर बॉर्डर पे है तभी आप यहाँ इतने सुकून से जिंदगी जी रहे हो। हमारे साथ गुरंग साहब की बहुत सी यादें हैं और उन यादों को मैं दिखाऊंगा आपको, फोटोग्राफ्स में हैं,
और एक महत्वपूर्ण याद है जिसका मैं जिक्र भी करूंगा और पूछूंगा भी सर से। एक ये याद है जिस समय गौतम गुरंग साहब शहीद हुए तो वह गोरखपुर में उनका शहीद शरीर लाया गया। ये रिमार्क है इस समय के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ का। तो इसको देखते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। सर उस समय गोरखपुर में आप थे। हाँ जी। गोरखपुर में शरीर जो शहीद हैं वो आए, तो आने के बाद मेरा वहाँ पे बहुत अच्छे मित्र थे वहाँ के कमिश्नर। तो उन्होंने कहा था कि हम आपके इसमें फ्यूनरल में ज़रूर आएंगे। एक दिन पहले उनका फ़ोन आया कि नहीं सर, अभी सब मिनिस्टर्स वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, मीटिंग है हमारा, हम नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मतलब बाद में आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने जिक्र किया जब मीटिंग चल रहा था, तो फिर वहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह ने बोला कि भाई ऐसा है, शहीद की बॉडी आए और हम यहाँ मीटिंग करें। पूरी की पूरी टीम मिनिस्टर्स वगैरह वो फ्यूनरल में शामिल होने आए थे। तो इसी दौरान हमारी मुलाकात उनसे भी हुई थी, वो भी आए थे। उसके बाद फिर उन्होंने जब भोज हुआ था तो उन्होंने हमें यहाँ पे आके कृतज्ञ कराया उन्होंने, और हमें बड़ा आशीर्वाद वगैरह दिया। तो ये है सर, आज का एक दौर है, लोग हवा में जी रहे हैं, गलतफहमी में जी रहे हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहे हैं, फौज में जाने से दूरी बना रखी है। तो ऐसे में जो नौजवान हैं, जो बच्चे अभी पढ़ के निकल रहे हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? ज़रूर। फौज में पहले तो कहते थे कि भाई पैसा नहीं होता उतना ज़्यादा और जान जाने की खतरा है। तो अब उस समय ज़्यादा लड़ाई वगैरह भी नहीं होते थे जब हम छोटे छोटे थे। अब काफ़ी हमें लड़ाई का भी एक्सपीरियंस हो गया है, और हमने यही देखा है कि भाई जो शहीद होता है, जैसे मुसलमान लोग बोलते हैं कि जन्नत जाएगा जो शहीद होगा, वैसे ही हमारे में भी है कि भाई जो लड़ाई में शहीद, फौज से अब लोग बाग कतराते भी नहीं हैं। एक पैसा भी ज़्यादा हो गया है, सिक्योरिटी भी है। उसके अलावा ये सोचते हैं कि यहाँ पे जाएं तो कम से कम अगर मर भी जाएं तो हमारी देखभाल तो होगी। इसीलिए अब फौज थोड़ा पॉपुलर हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि लोग बाग इस फौज को ऐसा ना देखें कि पेट भरने के लिए हम जा रहे हैं, सेवा के लिए हम जा रहे हैं। धन्यवाद गुरंग साहब। ये थे ब्रिगेडियर पीएस गुरंग साहब, वाईएसएम। ये तीसरी पीढ़ी है, इनका बेटा चौथी पीढ़ी था। देश के लिए सेवा किया, और आज कहते हैं ना कि आप कोई बड़े अधिकारी बन जाओ, कितना काम कर लो, लेकिन याद फौजी ही आता है, याद शहीद ही आता है, याद वही आता है जिसने देश की बॉर्डर पे सेवा दे रहा है और हमारी सुरक्षा कर रहा है। तो आपने गुरंग साहब को सुना। गुरंग साहब का कहना है कि आप अन्य चीज़ों से हट के फौज की तरफ अपना रुख करें और फौज में आए। और मैं सोचता हूं कि आज के दिन कारगिल विजय दिवस है, और इस विजय दिवस पे हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि सबसे पहले देश सेवा। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।